नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात का सफ़रनामा। जी हाँ, हम आपकी अक्सर नई नई शख्सियत से रूबरू आपको करवाते रहते हैं। ऐसे में कई चेहरे आपको देखने को मिलते होंगे जो समाज सेवा एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज की सेवा में योगदान देते हैं। लेकिन कई ऐसे चेहरे भी आपको रूबरू करवाएंगे जो बिना किसी राजनीतिक लाभ लेने के लिए समाज की सेवा कर रहे हैं। कहने को महिलाओं को अबला कहा जाता है, लेकिन इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको सबला नारी के रूप में दिखाने जा रहे हैं और आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसी ही शख्सियत के साथ। जी हाँ, नमिता तायल जी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो क्लीन एंड स्मार्ट सिटी पलवल की प्रेसिडेंट हैं। तो नमिता जी, आपका हमारे इस खास कार्यक्रम के सफ़रनामे में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपसे एक पहला सवाल कि महिला होते हुए आपको इस तरह के समाज कार्यों में दिक्कतें महसूस नहीं होती? नहीं, दिक्कतें तो होती हैं शुरुआत में। जहाँ पुरुषों के लिए बहुत ये आसान है, वहीं महिलाओं को हर कदम पे संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। तो क्योंकि महिलाओं पे मैं समझती हूँ जिम्मेदारी भी क्योंकि ज़्यादा होती है, घर परिवार संभालना, बच्चों को संभालना, और उसके बाद फिर अगर समाज सेवा की ललक हो तो ये और ज़्यादा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हौसले बुलंद हों तो कोई बाधा सारी छोटी पड़ जाती हैं। जब इच्छा होनी चाहिए इंसान में। नमिता जी, जब आप बचपन से लेके अब तक का जो आपका सफ़र रहा, काफ़ी लंबा सफ़र है, इसमें आपको परिवार की तरफ से या फिर कहें कि अपने एक तो पीहर परिवार होता है, एक ससुराल परिवार होता है, तो इन दोनों परिवारों की तरफ से आपको सपोर्ट मिला या फिर कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की तरफ इनके हौसले रहे? अगर शुरुआत से बात करा जाए तो मिला जुला रहा जी। मायके की तरफ से तो कोई प्रश्न था ही नहीं ऐसा, क्योंकि शादी से पहले कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे समाज सेवा में आऊँगी, कुछ ऐसा काम करूँगी। जी। और ससुराल पक्ष की अगर बात करें तो ससुराल पक्ष में हमारा जो पहले माहौल था वो थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए कि घर में ही रहने वाला माहौल था, बाहर औरतें ज़्यादा निकलती नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में माहौल अपने आप से मुझे चेंज करना पड़ा। माहौल बच्चे मेरे फरीदाबाद स्कूल में जाने लगे, पढ़ने लगे, बाहर का जो एक्सपोज़र मिलना मुझे भी शुरू हुआ, तो मेरा भी दिल किया कि मैं भी कुछ समाज के लिए कर सकती हूँ। बाकी लोगों को देख के मुझे भी प्रेरणा मिली जी। और फिर जब मैं 50 साल की हुई, स्पेशली 50 साल का जब मैंने अपना केक काटा, ये अभी 4 साल पुरानी बात है, तब तो मैंने एक दृढ़ निश्चय कर लिया और अपने परिवार वालों के सामने ये बात रखी कि 50 साल तक जो मैंने जीवन जिया, समाज से मैंने अभी तक लिया ही लिया है, लेकिन आज के बाद जो मेरा जो भी जीवन रहेगा 20, 25, 30, 40 साल का, वो पूरी तरह से समाज के लिए समर्पित रहेगा। तो ये मैंने जो वादा किया, उस समय मेरे परिवार के सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने ये सब सुना और उसको सराहा और उसको समझ लिया, तो इसलिए कोई रुकावट आई भी नहीं। हालांकि समाज सेवा के क्षेत्र में मैं 10-12 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन 4 साल से तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से इसमें रम गई हूँ। नमिता जी, परिवार के बारे में बताएं। परिवार में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, क्या करते हैं, पति क्या करते हैं आपके, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताएं ज़रा दर्शकों को। मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पलवल होडल के लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की मैंने 2014 में शादी कर दी है, वो भी खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दामाद मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते हैं। मेरी 3.5 साल की एक नातिन है, ये लोग बेंगलोर में रहते हैं। मेरा एक बेटा है जो 27 साल का है, वो इस समय असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है और वो सीए और सीएस भी हैं। ऑल इंडिया रैंकर 20 रैंक है उनकी, तो और यूपीएससी में उन्होंने 73 रैंक हासिल की थी 2018 में। कहने का मतलब शिक्षा को लेके परिवार को भी काफ़ी जागरूक किया। आपकी शिक्षा का सफ़र कैसा रहा? मेरी शिक्षा का सफ़र बहुत अच्छा रहा। मैं पीछे से यूपी से बुलंदशहर से बिलोंग करती हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वहाँ पे डिग्री कॉलेज अपना अच्छा पढ़ाई का बुलंदशहर में बहुत अच्छा माहौल था। हालांकि अब स्तर थोड़ा डाउन हो रहा है, जो मैं देख रही हूँ मेरी शादी के बाद वहाँ पे यूपी का स्तर डाउन हुआ है, लेकिन तब हमारे बचपन में बहुत अच्छा माहौल था वहाँ पे और अच्छी शिक्षा थी, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को, और शिक्षा की तरफ पहले शुरू से ही मन रुझान रहा है मेरा।
तो ये जो समाज सेवा का आपका जो सफ़र चल रहा है बिना रुके, बिना किसी रोक टोक के, तो इसमें क्या लगता है आपको, कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कोई राजनीतिक पद लेने के लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितने लोग मुझे, मेरे आसपास के लोग जानते हैं, मेरे जेठ हुआ करते थे भगवत स्वरूप तायल जी। जी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो भी एक अपने एक बहुत अच्छा, उनका पूरे, उनका तो राष्ट्रीय स्तर पे उनका नाम था। अग्रवाल समाज के वो बहुत बड़े मतलब एक समाज सेवी थे। उनसे भी ये प्रश्न किया जाता था और उन्होंने भी अपनी लाइफ में समाज सेवा में बहुत बड़े बड़े काम किए। हरियाणा अग्रवाल व्यापार संघ के वो पूरे अध्यक्ष थे और दुनिया भर के संस्थाओं में वो अध्यक्ष रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने राजनीतिक लाभ नहीं लिया। और यही सोच मेरी भी है कि राजनीतिक लाभ कोई नहीं चाहिए मुझे। तो आपने भी, संस्थाओं की तो आपके पास भी कमी नहीं है। हाँ, काफ़ी बिल्कुल। संस्थाओं में हैं आप। बिल्कुल। कौन कौन सी संस्थाएं हैं, क्या क्या आपके पद हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं जरा। जो मेरी शुरुआत हुई अगर समाज सेवा के रूप में, तो वो मेरी मानव सेवा समिति से हुई। जी। उसमें मैं एक साधारण मेंबर बनी 12 साल पहले, और धीरे धीरे फिर उसमें काम करने लगी। सीता वर्मा जी उसकी अध्यक्ष हैं। उनके साथ काम करते करते मेरे को एरिया मैनेजर बनाया गया, वो मैं अभी भी हूँ। उसके बाद धीरे धीरे फिर 2015 में एक जीवन दायिनी फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया। मधुलिका जैन उसकी अध्यक्ष है, जो ब्लड डिसऑर्डर पे काम करती है संस्था। फिर 2017 में मैंने खुद का अपना क्लीन एंड स्मार्ट पलवल नाम से एक एनजीओ बनाया और उसकी मैं अध्यक्ष रही, जिसका नाम अब बदल के क्लीन एंड स्मार्ट इंडिया कर दिया गया है और ये अब एक ट्रस्ट बना दी गई है। और दूसरा, मैं एक इनर व्हील क्लब पलवल तेजस्विनी, जो पिछले साल हमने पलवल में इसकी स्थापना की है, उसकी भी मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। और ये इनर व्हील क्लब दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का स्वैच्छिक सेवा संगठन है और 104 देश के लोग इसके मेंबर हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी 2 लाख से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। तो पलवल में ये पहला इसकी शुरुआत है इनर व्हील क्लब की। नमिता जी, जैसा कि आपकी उम्र भी लगभग 54 साल के करीब हाँ। हो चुकी है और 15 साल का आपका समाज सेवा का ये जो सफ़र है हो चुका है, तो ऐसे में आपको प्रोत्साहन के लिए लोगों ने प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए, जिला प्रशासन ने प्रोत्साहित करने के लिए कभी किसी तरह के कोई अवार्ड से सम्मानित किया है आपको? हाँ बिल्कुल, जब हम अगर समाज के लिए, किसी के लिए भी अच्छा काम करेंगे तो देखो, प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा तो एक नॉर्मल वो है, वो मिलती ही है। और अगर आप मेरे से अगर उनके नाम गिनवाएंगे प्रशस्ति पत्रों के, तो वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी, पर हाँ 15-20 जगह से मेरे को सम्मानित किया जा चुका है, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से, अलग अलग क्या कहना चाहिए। कोरोना के टाइम में आपका किस तरह का सहयोग रहा, उस समय किस तरह का आपने लोगों का सहयोग किया, ज़रूरतमंदों की सहायता की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ, कोरोना के टाइम हम लोगों ने, हमारी दोनों ही संस्थाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें योगदान दिया और उसके लिए हमें सीएम मुख्यमंत्री जी की तरफ से हमें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया है अभी 15 अगस्त को। और उसमें हमारे इनर व्हील क्लब ने भी, जहाँ बढ़ चढ़ के, जो केवल महिलाएं हैं जिसमें 30 महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं और इसमें बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया। और दूसरी तरफ क्लीन एंड स्मार्ट इंडिया के हमारे सभी सदस्यों ने हमारा बहुत हौसला बढ़ाया, जिसमें हमें दान राशि के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो सब ने हमें बहुत सहयोग राशि हमारा साथ दिया। और उसके बल पर हमने बहुत सारे खाने के पैकेट बनवाए, सैनिटाइज़र स्टैंड लगवाए, सैनिटाइज़र बांटे, मास्क बांटे, लिक्विड सोप बांटे सफाई कर्मचारियों को, और भी न जाने बहुत तरह की चप्पल बांटी हमने, जो मुसाफिर हमारे निकल रहे थे, हमारे पलवल से गुजर रहे थे। और काफ़ी कुछ हमने किया है, एकदम तुरंत से मुझे कई चीज़ें याद भी नहीं आ रही हैं शायद। नमिता जी, जैसा कि इस समय ज़रूरत भी है, महसूस होती है ज़रूरत कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इस समय जो महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार हैं, जो उन पे क्राइम रेशो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ऐसे में कोई ज़रूरत महसूस होती है, इसके लिए कोई काम करने की ज़रूरत है, और आपने इस स्तर पर क्या काम किया है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे माहौल को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी, हर पेरेंट्स के लिए मेरा एक बहुत ही मतलब एक संदेश है कि जैसे हम अपने बेटों को पालते हैं, बेटों के लिए सोच बनाते हैं, वैसे ही बेटियों के लिए बनाएं। और दूसरा, हम बेटियों को आत्मरक्षा के गुण बचपन से ही, हम जो चीज़ें जो है ना हिंदी इंग्लिश के पीछे जो हम पढ़े हुए हैं, उसके बजाय उसके साथ साथ
हम उन्हें आत्मरक्षा के गुण के लिए उन्हें योगा कराटे की क्लासें ज़रूर करवाएं और अपने बेटों को खासकर ये समझाएं कि बेटियां जहाँ तुम्हारी जैसी बहन है, इसी तरह हमें समाज की दूसरी लड़कियों को भी अपनी बहन की नज़र से देखने की ज़रूरत है। तो ये परवरिश ये हमें उनके बचपन से हमें करनी होगी। और जहाँ तक सवाल है कि इसमें जो करने गुजरने की ज़रूरत है, तो संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन अभी हाल ही में हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन दी है, सारी राज्यों की सरकारों को जो गाइडलाइन दी है, उसमें दिशा निर्देश दिए हैं कि अब जो भी कोई ऐसा दुष्कर्म का मामला सामने आता है तो 2 महीने के अंदर अंदर इसकी सारी पूरी जांच पड़ताल करनी है। कोई भी किसी भी तरह का केस आपके थाने में आए, पुलिस को ये गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसमें तुरंत उसको FIR करनी है। और अगर अनचाहे अगर किसी अबला की दुष्कर्मी जो पीड़िता बच्ची है या महिला है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो अंतिम जो उसके बयान है उसको माना जाएगा, उसको रखा जाएगा। तो ये बहुत सरकार ही इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन हाँ, समाज सेवी होते हुए हमें भी इसमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ सभी परिवारों को, सभी पेरेंट्स को। तो पॉलीथीन बंद करवाने के लिए, पॉलीथीन का यूज़ ना करने के लिए भी आपकी एक मुहिम आपने छेड़ी थी, तो वो कहाँ तक अब तक जा पहुँची? अब वो मुहिम तो सबसे बड़ी मुहिम है हमारी, जो सन 17 में हमने क्लीन एंड स्मार्ट जो पलवल की जो संरचना की थी, वो 2 ही मुद्दों पे की थी मेन, कि हमारा जो मेरा मानना ये है कि जो हमारा शहरों में जो गंदगी दिखाई देती है, अगर हम पॉलीथीन और डिस्पोजेबल बर्तनों का बहिष्कार कर दें पूरी तरह से, तो 50% गंदगी हमारी ख़त्म हो जाएगी। 50% जो हमारे इतने नाले अवरुद्ध रहते हैं, हमारे जो पशु हैं पॉलीथीन में सामान खा के जो मतलब अनचाही बीमारी का शिकार हो रहे हैं, अनचाही मौत का शिकार हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर पॉलीथीन बंद हो जाए। इसके लिए हमने रवि जी बहुत काम किए हैं, बहुत कपड़ों के थैले बनवा के बांटे हैं जी। फैक्ट्री से खरीद के बेचे भी हैं, 10-10 रुपये में हमने थैले बेचे भी हैं। और पलवल की कपड़ा व्यापार संगठन से हमने अपील करके उन लोगों से जो उनका आधा मीटर 1 मीटर कपड़ा बच जाता है, उसको हमने उनसे फ्री में लिया है। उन लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने हमें 2-3 बार कपड़ा दिया और उससे हमने कपड़े थैले सिलवाए, जिससे जहाँ लोगों में एक तो जागरूकता आई पॉलीथीन के खिलाफ, दूसरा उन जो लड़कियों ने, महिलाओं ने वो थैले सिले, उनको हमने उसका मेहनताना भी दिया, तो उससे उनको उनके रोजी रोटी में उनका भी फ़ायदा हुआ। तो इससे एक पंथ और मैं कहती हूँ 3-4-5 काम हमारे हुए, और वो हमारा अभी भी प्रोसेस चल रहा है, लगातार चल रहा है। नमिता जी, जैसा कि समाज सेवा के लिए अर्थ की भी आवश्यकता होती है, धन की ज़रूरत होती है, श्रम की भी ज़रूरत होती है, तो ऐसे में क्या आपको या फिर संस्थाओं को सरकारी तौर पर किसी तरह की मदद मिलती है? अब नहीं, अभी हमारी सरकारी तौर पे हमारे किसी भी तरह की आज तक कोई मदद नहीं मिली है। इसमें हमने अपने ही जो हमारे सदस्य हैं उनसे हमने जो हम सालाना ड्यूज़ लेते हैं, उसी के आधार पर हम ये जो काम कर रहे हैं उसी के आधार पर करते हैं। और कहीं कोई बड़ी मुहिम हम चलाते हैं तो हमारे बहुत सारे हमारे हाथ आगे बढ़ते हैं और उसमें हमारा साथ देते हैं। जैसे हमने एक बर्तन बैंक की शुरुआत की पलवल में जी, डिस्पोजेबल बर्तनों के खिलाफ, तो उसमें हमने जो टारगेट किया, हमने अपने शहर के सारे ज्वेलर्स के पास पहुँचे हम जी, जिसमें मैं मुकेश मित्तल जी का नाम लिए बिना नहीं रह पाऊँगी। उन्होंने हमें सबसे बड़ा 21,000 का हमें सहयोग राशि दी। उनका देखा देखी बाकी कई लोगों ने हमें 11,000, 5100, 2100 रुपये की दान राशि दी। हमारा लगभग ये 50-52 हज़ार का खर्चा था। इसमें हमने 500 थाली, जो साँचे वाली जो थालियाँ होती हैं, उसमें हमने 500 थालियाँ और चम्मच का सेट मंगाया। और अब हम जिनके घर भी कोई भंडारे, बर्थडे पार्टी या कुछ भी होती है, तो हम उन लोगों से कहते हैं आप डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल ना करें, हमारी संस्था से फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप बर्तन लें, अपने यहाँ इस्तेमाल करें, अगले दिन हमें साफ़ करके हमें वापस दे दें। और उसका हमने उन्हें बोला हुआ है कि आप अपनी इच्छा से जो डिस्पोजेबल बर्तन जितने पैसों के आप ख़रीदते हैं, उतना अगर आप देना चाहें तो 1100, 500, 2100 रुपये आप हमें सहयोग राशि दे सकते हैं। तो बहुत लोग हमें देते हैं और बहुत लोग हमें नहीं भी देते हैं। तो चल रहा है ये 3 साल से हमारा।
ये तो कोरोना की वजह से अब 6-8 महीने से बंद पड़ा है ये काम, जी। पर हमारा ये बहुत अच्छा चल रहा था बर्तन बैंक। नमिता जी, जैसा कि समाज में काफ़ी लोग गरीब तबके के होते हैं, ऐसे में आप महिला सुरक्षा की बात करती हैं, महिलाओं को जागरूक करने की बात करती हैं, उन्हें सुदृढ़ करने की बात करती हैं। तो जो गरीब परिवार हैं, गरीब तबके के परिवार हैं, उनमें जो छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनकी शिक्षा को लेके और उनके स्वास्थ्य को लेके और आगामी उनकी अगर पारिवारिक तौर पर अगर उनकी मदद की जाए, उनकी शादी की, तो उसके लिए किस तरह की कोई मुहिम छेड़ी है या फिर आगामी समय में कोई ऐसी मुहिम चलाने की प्लानिंग है आपकी? नहीं, हमने इस पे हम अलग अलग संस्थाओं के साथ इस सब्जेक्ट पे काम करते आ रहे हैं। हमने हर उस पे ये भाटिया कॉलोनी में एक APJ अब्दुल कलाम एक ट्रस्ट होती है, जी। वो लोग इनका जो गरीब बच्चों को वहाँ पे वो पढ़ाते हैं। जी। अब शायद कोरोना में सब बंद हो चुका है, तो वहाँ पे 100-125 बच्चे लगभग हैं। उनको हम समय समय पे उनकी ज़रूरत के हिसाब से, कभी स्टेशनरी है, कभी सर्दियों में स्वेटर है, कभी टोपी हैं, वो देते आ रहे हैं। दिवाली पे हम हमेशा उनके पास जाते हैं, हर दिवाली पे कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके। हमने LED बल्ब उन लोगों को बांटे हैं। LED बल्ब बांटने के पीछे हमारी सोच है कि एक तो हमारी जो ऊर्जा की बचत है LED बल्ब के साथ, दूसरा जिन बच्चों के घर में जो लालटेन में या दिए की रोशनी में जो पढ़ाई करते हैं, तो उनको अगर बल्ब मिल जाएगा तो पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। तो इसमें कई सोच हमारी आती हैं और उसमें हम LED बल्ब उन लोगों को बांटे हैं हमने। और जहाँ तक इनकी शादियों की बात है, ये हम मानव सेवा समिति के साथ जुड़कर, क्योंकि मैं उसमें भी 12 साल से सदस्य हूँ, तो उसमें हमने गरीब कन्याओं की कई साल से हम शादियाँ कराते आ रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं। और अभी तक मेरे ख्याल मतलब 40 या 45 बच्चियों की शादियाँ, जोड़ों की शादियाँ हो चुकी हैं। तो महिलाओं के रोज़गार को लेकर किसी तरह की कोई बात आपके संस्थान में, आपकी संस्थाओं की तरफ से? क्योंकि रोज़गार एक मूलभूत आवश्यकता है। महिलाएं बाहर निकलना तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके पास रोज़गार हो। ये हमारा एक हमने कपड़े के थैले तो उन लोगों से सिलवाए ही हैं जी। जब काम दिया था। हमारा दूसरा एक प्रोजेक्ट है जो अभी पाइपलाइन में है, तो वो मैं अभी डिस्क्लोज करूं या नहीं अभी करूं आपके चैनल के माध्यम से? नहीं, आपको लगता है कि यहाँ बताना ठीक है या फिर नहीं है, उस हिसाब से नहीं, आप मुझे बताएं। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा मैं सबसे ज़्यादा मेरा जो मेन उद्देश्य है, काम है, वो क्लीन एंड स्मार्ट इंडिया के थ्रू जो एनवायरनमेंट और सैनिटेशन पे काम है। तो सैनिटेशन पे जब मैं काम करती हूँ तो हम ये देखते हैं, ये 100% जो कचरा है, हर तरह का कचरा है, उसमें हम 90% कचरे से सोना बना सकते हैं। जी। लेकिन 10% कचरा ऐसा होता है जो टोटल वेस्ट है हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। जी। वो 10% कचरा है सैनिटरी पैड्स का, डायपर्स का। तो उसका तोड़ हमें सोचना है कि इसका तोड़ हम क्या कर सकते हैं। तो इसका जो जब हमने इस पे दिमाग लगाया, इस पे जब काम किया, तो इसके दो हमारे पास ऑप्शन आए। एक है इसका मेंस्ट्रुअल कप, जो सिलिकॉन के कप हैं, वो हम उसके लिए हम बहुत सेमिनार कर चुके हैं, उसका हम प्रमोशन कर रहे हैं लेडीज़ में कि आप लोग ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करें। ये एक आपका जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, जो हर महीने आप एक जो 40-50 रुपए का एक पैड वो ख़रीदते हैं पैकेट, उसकी बजाय आप ये 250 से 1000 रुपये के बीच में एक मेंस्ट्रुअल कप आ जाता है। इसको एक बार ख़रीदेंगे और 5 से 10 साल आपका ये कप चलेगा। तो इसका प्रमोशन कर रहे हैं। दूसरा, हम इसके उसमें एवज़ में जो आप बता रहे हैं कि गरीब महिलाओं को रोज़गार देने की बात, तो इसमें हमने कपड़ा ऑर्डर किया हुआ है। क्लॉथ नैपकिन आते हैं जी। ये रेडीमेड भी आ रहे हैं, और अब हमारा ये प्लानिंग है जो पाइपलाइन में चल रहा है कि हम कपड़ा मंगा के हम अपने एरिया की महिलाओं को सशक्त करके, उनको सिखा के, उनसे ये क्लॉथ नैपकिन हम बनवाएंगे। उनको हम गरीब, ज़्यादा जो निचले तबके लोग हैं, उनको हम फ्री में बांटेंगे, और जो कुछ खरीद सकते हैं उनको लो प्राइस में, मार्केट से लो प्राइस में हम उनको बेचेंगे। तो इससे भी हमारे एक पंथ 3-4 काज हमारे संपन्न होंगे। जहाँ उन लड़कियों को रोजगार मिलेगा, वहीं हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित होगा, गंदगी हमारी नहीं फैलेगी। और दूसरा, हमारा जो ये हाइजीन ज़्यादा हैंगे, आपका जो सैनिटरी पैड्स है, उससे जो हमारा स्किन एलर्जी होती है, जो कैंसर का जो हमारी बीमारी फैल रही है, उससे भी हमारी रोकथाम होगी। तो एक काम से हमारे कई मकसद हल होंगे। नमिता जी, महिलाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपका जो जीवन रहा है, संघर्ष में जीवन रहा है, 15-20 साल की आपकी समाज सेवा के कार्य रहे हैं, तो ऐसे में आप महिलाओं के लिए, पूरे समाज के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे?
लगभग हमारे 1 करोड़ के समथिंग व्यूवर हो चुके हैं, तो उन 1 करोड़ लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मैसेज तो मैं महिलाओं को, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया की आधी आबादी पे आपका भी कब्जा है, ये तो आप मानती हैं ना। तो आप लोग ही खुद जिम्मेदार हैं। अपने आप को अबला कहना में पसंद करेंगी या सबला, ये आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर है बजाय आपके सराउंडिंग्स पर। अगर आपने एक बार ठान लिया कि हमें लाइफ में कुछ करना है, कुछ अच्छा योगदान समाज को देना है, तो हर एक महिला में, चाहे वो दुनिया के किसी भी एरिया में रह रही हो, उसमें इतनी क्षमता होती है। भगवान ने हम सबको क्षमता देकर पैदा किया है। बस हमारी जो परेशानी है महिलाओं की वो ये है कि हम अपनी क्षमताओं को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। तो हमें अपनी क्षमताओं को खुद उजागर करना है, खुद समझना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। बस एक बार मन में हमें अपने आप में ठानना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को जानिए, पहचानिए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। यही मेरी आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। सर्वोदय टीवी के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में बस इतना ही। ऐसी और ख़ास शख्सियत से आपको रूबरू कराते रहेंगे, ऐसे सार्थक मैसेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।